So I hope you got the point we discussed in yesterday's class that was related to atmospheric refraction. और हमने देखा कि atmospheric refraction का मतलब bending of light by the layers of atmosphere. Atmosphere में जो different particles होते हैं, खास करके एयर पार्टिकल्स और उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, वो सब मिल करके एटमॉस्फेयर को एक मीडियम ऑफ वेरिएबल ऑप्टिकल डेंसिटी बना देते हैं। ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हो, ये बड़ा डायनामिक मीडियम बन जाता है और इसके थ्रू होकर के आने वाली जो रेज ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है। तो इस वजह से, इस बेंडिंग की वजह से हमको ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस कुछ बदली हुई दिखती हैं। जो एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं दिखती, उनकी कुछ अपरेंट पोजीशन दिखती है। जैसे हमने कहा अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, साथ में हमने ये भी कहा कि ड्यू टू दिस फ्रीक्वेंट bending of light we also see the stars twinkling as the amount of light entering our eye and making the image of the object of the star keeps on changing frequently। तो वो कभी हमको ब्राइटर दिखता है, कभी वो हमको डिम दिखता है ना, फेंट दिखता है थोड़ा। ऐसे ही हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की तरह से हमने एक बात करी कि वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। तो हमने कहा कि प्लैनेट्स जो है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है जैसे स्टार है। स्टार से तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो तो बिल्कुल लिमिटेड लाइट आ रही है, उसका तो स्कैटरिंग ईजीली, उसका तो बेंडिंग ईजीली पॉसिबल है। लेकिन जब हम कहते हैं कि इतनी सारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आ रही हैं तो सारी एक साथ बेंड होंगी इस तरह से कि वो नलीफाई कर देंगी इम्पैक्ट ऑफ बेंडिंग। तो इस वजह से जो प्लैनेट होते हैं उनकी ब्राइटनेस एक जैसी होती है। हम कहते हैं कि इनकी ब्राइटनेस जो है वो एवरेज ब्राइटनेस कंट्रीब्यूटेड बाय द वेरियस रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वेरियस पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर प्रेजेंट ऑन प्लैनेट सरफेस। तो हम प्लैनेट को एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट बोलने लगे, है ना। फिर हमने इसी तरह से सन की अपरेंट पोजीशन के बारे में भी बात की कि वाई देयर इज an advanced sunrise or a delayed sunset when the sun is below the horizon, it appears its apparent position is above the horizon 2 minutes prior to its actual sunrise, actual crossing the horizon। तो ये सब बातें आई होप आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। आपको वेवरिंग एंड फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड अ हॉट एयर भी समझ में आ गया होगा। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी आप देखो, ये जो बात है बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि होता क्या है कि जब हम स्कैटरिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा करते देखा है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बच्चे तो गलती करेंगे, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को भी ऐसी गलती करते देखा है कि वो बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट ही नहीं करते बिटवीन द डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग। वो स्कैटरिंग को भी इस तरह से समझा देते हैं जैसे डिस्पर्शन हो। डिस्पर्शन में हमने कहा था कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। तो कई लोग स्कैटरिंग में ये बात बोल देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, जो इस बात को ध्यान से समझो, मैं आपको इस बात की शुरुआत ही इसलिए यहाँ कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट को कम से कम इस तरह का कन्फ्यूज़न कभी नहीं होना चाहिए कि स्कैटरिंग और डिस्पर्शन में क्या फ़र्क है। जो डिस्पर्शन है, आप याद करें हमने क्या बताया था कि हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेकर के कहा था कि जो वाइट लाइट जब इसमें एंटर करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। ऐसे 7 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है। हाँ, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मीडियम है। इसके अंदर जब ये एंटर करी तो जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा बेंड हो गई, रेड जो थी वो सबसे कम बेंड हुई, और इस वजह से इन दोनों के बीच में एक गैप आ गया। ये अलग अलग बेंड से, और मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया था। मैंने कहा था कि एक कॉशीज़ फार्मूला है जो ये बताता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट अलग अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ।
एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। हमने लेमडा स्क्वायर और लेमडा टू द पावर 4 का एक फॉर्मूला लिख के मैंने इसीलिए दिया था कि आप समझ सके कि अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत छोटा हो जाएगा और इस वजह से रेड की बेंडिंग ज़्यादा नहीं होती। हाँ, और अगर जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो छोटा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाएगा और बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये बात हम लाइट में पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग, यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम उतना ही ज़्यादा बेंडिंग। लेकिन मीडियम एक ही है, ग्लास। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मीडियम तो एक ही है, लेकिन उस एक ही मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस अलग अलग हो सकती है फॉर अलग अलग कलर ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि वो जो कलर्स ऑफ लाइट हैं उनके वेवलेंथ के हिसाब से उनका इस मीडियम का उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो वायलेट वाला जो कलर है, वायलेट कलर है, इंडिगो जो है, ब्लू है, इनके लिए ग्लास मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो वैल्यू होंगे वो रेड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए ज़्यादा बेंड हुए। तो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा बेंड होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम बेंड होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, आपको याद है? इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? तो अब देखो स्कैटरिंग क्या है। स्कैटरिंग में ये कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। स्कैटरिंग इज सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? यहाँ बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो बेंडिंग हो रही है। दिस इज सॉर्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट इधर से कहीं मुड़ गई ऐसे, ये रिफ्लेक्शन है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये एब्सोल्युटली रिफ्लेक्शन ही है और कुछ नहीं है ना? शायद आपने ये बात इस तरह से कभी सुनी भी नहीं होगी, लेकिन आप इसको ऐसे ही सुनो और ऐसे ही सीखो। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कैसे है? अभी बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हमने कहा कि ये एक बहुत बड़ा समझो वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है ये। अगर रे ऑफ लाइट इससे आके टकराएगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा ही होगा, ऐसे आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टेड है ना? हो सकता है कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाए लेकिन रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जो वुडन पार्टिकल है ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े से मिलके बना हुआ होगा। ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ होती है वो कई सारे पीसेस से मिलकर के बनी हो सकती है। खूब सारे इसके पीसेस बना देते हैं, इनसे मिलके बना हुआ है, बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो इसका कोई एक पार्ट पकड़ लें क्या? समझो मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ, और यहाँ पे इसकी जगह इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे रख देता हूँ। ये जो हमारी लाइट आ रही है ये वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट आ रही है। आप बोलोगे ये तो ब्लू है ना? तो ये तो बता, मैं वाइट पे वाइट नहीं बना सकता इसलिए ना। तो ये वाइट लाइट जो है, ये वाइट लाइट 7 कंपोनेंट से मिलके बनी है, विबग्योर। तो क्या होता है कि जब बहुत छोटे पार्टिकल से रे ऑफ वाइट लाइट टकराती है तो वो उसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। मतलब पूरी लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता जैसे बड़ा ऑब्जेक्ट करता है। इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। स्कैटरिंग का मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट,
या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, अगर आप उसको टेक्निकली बात करो कि व्हाट इज स्कैटरिंग, तो वी कैन से दैट स्कैटरिंग कैन बी डिफाइंड एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई एम श्योर। हाँ, कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मतलब एक छोटा सा पार्टिकल वैसा रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता जैसा एक बड़ा ऑब्जेक्ट कर सकता है, एक बड़ा सरफेस कर सकता है, तो उसका ही एक टाइनी पार्टिकल ले लिया। अभी कितना टाइनी है ये, कितने छोटे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा 9th क्लास में हमने पढ़ा टिंडाल इफेक्ट, याद है आपको? टिंडाल इफेक्ट पढ़ा था हमने, और हम क्या बोलते थे कि जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में, किसी कोलॉइड में से जब कोई बीम ऑफ लाइट पास होती है तो इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, उसका पाथ हमको दिखने लगता है। लेकिन जब आप किसी सॉल्यूशन में से ऐसा करने की कोशिश करते हो तो ये नहीं हो पाता। समझो, दिस इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ये। हम एक बीम ऑफ लाइट यहां से पास करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें बीच वाला पाथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये कुछ ऐसा हो जाता है, लाइट यहां से गई, यहाँ पे चली गई, आपने किसी स्क्रीन पर उसे प्रोजेक्ट कर लिया, वो स्क्रीन पे बिल्कुल शार्प पॉइंट इमेज बना दी उसने, लेकिन ये पाथ नहीं दिख रहा है, दिस इज नॉट विजिबल। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल साइज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। लेकिन अगर हम इसमें इंक डाल दें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाल दें, मिल्क ही डाल दें, कोई भी कोलॉइड हम इसमें मिला दें, तो आपको ये पाथ विजिबल हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। क्यों दिखने लगा? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स, दे हैव स्टार्टेड स्कैटरिंग द लाइट in all directions. Now the particle size of colloid is between 1 nanometer to 100 nanometer, right? याद है आपको 9th क्लास में हमने बात की थी इन द चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड इज प्योर, ठीक है? वहाँ पे हमने कोलॉइड पढ़े थे पहली बार, और हमने कहा था कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ये कोलॉइड पार्टिकल्स है, इनका साइज़ 1 to 100 नैनोमीटर के बीच का है, यानी ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर अगर पार्टिकल साइज़ होगा तो वो स्कैटरिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। हाँ, बहुत छोटा पार्टिकल भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन लाइट का करेगा ही करेगा, मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए वो इतना इफेक्टिव रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते कि हम तक लाइट पहुँचे और हमें वो दिखाई दे, लेकिन ये हमको दिखने लगते हैं, इसलिए पाथ बिकम्स विजिबल। इसको हम टिंडाल इफेक्ट बोलते थे, क्योंकि सर जॉन टिंडाल ने इसके बारे में हमें सिखाया था, हमें बताया था ऐसा होता है कोलॉइड्स के साथ में। सस्पेंशन में अगर हम ये बात करते हैं तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जब तक फ्लोट करते रहते हैं, हेवी पार्टिकल्स होते हैं ना, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर हेवी होते हैं, तो जब तक वो फ्लोट करते रहते हैं तब तक वो टिंडाल इफेक्ट शो कर सकते हैं, पाथ विजिबल होता है। और जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर 20-30 मिनट्स, हम उसको ऐसे अनटच्ड छोड़ देते हैं, तो दे स्टार्ट गेटिंग सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। दैट इज़ वाई वी से दैट दिस इज अ सस्पेंशन इज अ अनस्टेबल मिक्सचर। वो बॉटम पे जब सेटल हो जाते हैं तो फिर वो ऊपर बिल्कुल क्लियर सॉल्वेंट रह जाता है जिसमें उसको डिस्पर्स फेज को डाला है। तो वो उस मीडियम में से जब उस समय जब ये लाइट निकलेगी तो टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगी। यानी हम कहते थे कि जब वो डिस्टर्ब्ड होता है तभी टिंडाल इफेक्ट शो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो यही बात, टिंडाल इफेक्ट की बात हमको समझ में आती है। टिंडाल इफेक्ट को हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख लेते हैं। हाँ, कि किसी रूम में जो कि बिल्कुल डार्क है, उसमें आपके विंडो में एक छोटा सा होल है, वहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो
you can see many dust particles floating in air. क्या कलर के दिखते हैं वो? हाँ, जो जिस कलर की लाइट है उसी कलर के दिखते हैं, क्योंकि वो लार्ज इन साइज हैं. हाँ, वो पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से बड़े हैं, मे बी 1000 नैनोमीटर तक वो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं. तो वो ऑलमोस्ट ऑल द लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं. हाँ, वो सब लाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमको वाइट लाइट ही दिख रही है. एक्चुअली हमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं दिख रहा होता खिड़की से आती हुई उससे. हाँ, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं स्कैटरिंग, लेकिन कंपैरेटिवली लार्ज पार्टिकल्स जो कि नेकेड आइज से विजिबल पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स के थ्रू जब स्कैटरिंग होती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर विजिबल. दैट इज़ वाई वी कैन वॉच देम दैट वे. हमको वो वाइट ही दिखाई देता, कोई स्पेसिफिक कलर, कोई ब्लू कलर या रेड कलर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता. लेकिन अब अपन थोड़ा सा अपने एटमॉस्फेयर के बारे में सोचें. हमने कहा था कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें हम जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है, डेंसिटी कम होती जाती है. डेंसिटी ऑफ एयर नीचे की तरफ ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होते चली जाएगी. हाँ, हाई एल्टीट्यूड्स पे देयर आर लाइट स्मॉल पार्टिकल्स. किस तरह के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होने चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट अ काइंड ऑफ पार्टिकल्स यू विल सी इन एटमॉस्फेयर? हम देखते हैं कि या तो गैसेस होंगी, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस के होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आर द टाइनीएस्ट पार्टिकल्स यू कैन एक्सपेक्ट देयर at high altitudes. Actually they are everywhere in atmosphere. We can say nitrogen and oxygen are the smallest one, इनके molecules. उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है कुछ water droplets, जो कि फ्लोट करती हुई हो सकती है. There can be some dust particles. There can be suspended particulate matter in the form of smoke. You can say कि smoke हो सकता है. ये सब हो सकते हैं. So some particles are very large, some particles are very 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 small. बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं. तो क्या होगा कि जब सन की लाइट आती है तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये ध्यान रखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, दे स्कैटर. वाइट लाइट गई है इन तक, है ना. मैं वाइट लाइट को एक बार ब्लैक बना देता हूँ. हाँ, तो इसमें से वो जो सबसे लार्ज डिग्री से स्कैटरिंग करेंगे वो शेड्स ऑफ ब्लू होंगे. जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं. रीजन इज द सेम, स्मॉल वेवलेंथ. हम कहते हैं कि ये जो है पार्टिकल्स, इनका साइज जो होता है, जो रेड कलर की वेवलेंथ है, जो ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से छोटा होता है. दिस पार्टिकल साइज, ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल का साइज जो रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, इनकी लार्ज वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ से भी छोटा होता है. सो दे आर नॉट एबल टू स्कैटर द लाइट फ्रॉम द वाइट लाइट. वो उस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते. लेकिन आप एक कंसेप्ट समझो कि वाइट लाइट आई है, उसमें तो 7 कलर साथ में आए हैं ना, उनमें से केवल ब्लू कलर अगर बेंड हो गया तो बाकी का कलर आगे जाता, बाकी लाइट आगे चली जाएगी. लाइट की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ लाइट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपने इधर मोड़ दिया कुछ को. जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग दिस पार्टिकल्स कर देते हैं. तो मैं एक बार फिर से डेफिनेशन पे जाता हूँ.
कि स्कैटरिंग क्या है, इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय, कौन कर रहा है, बाय फाइन, फाइन मतलब बहुत छोटे, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स is called scattering। यही स्कैटरिंग का कंसेप्ट है। क्या? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय फाइन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है तो लाइट अपना रास्ता बदल लेगी, बेंडिंग हो जाएगी। और लाइट बदल लेगी मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी वाइट लाइट बदल लेगी, उसके कंपोनेंट्स, उसके जो ब्लू के शेड्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जिनके वेवलेंथ सबसे छोटे हैं, उनकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। हाँ, द स्मॉल पार्टिकल्स बेंड स्मॉल वेवलेंथ्स, छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को ही बेंड करते हैं बाय लार्ज एंगल्स। स्मॉल पार्टिकल्स बेंड स्मॉल वेवलेंथ्स बाय लार्ज एंगल्स एंड दैट इज वाई द स्कैटरिंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय अस। तो एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग होती है, आपको स्कैटरिंग का मतलब समझ में आ गया। अब आप इसको रिलेट कर लो टिंडाल इफेक्ट से। आपके उस बीकर में क्यों पाथ विजिबल है? क्योंकि वहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स बिटवीन द साइज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, उनमें से होकर के जब लाइट जाती है, जब लाइट, वाइट लाइट उससे टकराती है, तो वो सेलेक्टिवली जो ब्लू के शेड्स हैं उनको ज़्यादा बेंड करेगा। हाँ, अगर आपने केवल उसमें से रेड लाइट ही डाली है तो रेड लाइट उनमें से होकर के जाएगी, आपको पाथ विजिबल ज़रूर होगा क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेंगे। आप साइड में खड़े होकर के देख रहे हो उस बीकर को, आपकी आइज तक लाइट पहुंचेगी तो आपको पाथ विजिबल होगा। सॉल्यूशन में पाथ इसलिए विजिबल नहीं हुआ क्योंकि पार्टिकल ही नहीं थे कोई ऐसे जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लाइट का कर सकते, तो आपकी आइज तक लाइट ही नहीं पहुंची, पार्टिकल आपको कैसे दिखते? तो पाथ आपको सॉल्यूशन में तो नहीं दिखा, लेकिन कोलॉइड में दिखा है, सस्पेंशन में दिख सकता है अगर सस्पेंशन डिस्टर्ब्ड हो तो। मतलब लाइट के रास्ते में अगर कोई भी पार्टिकल आएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर बहुत टाइनी पार्टिकल्स लाइट के रास्ते में आएंगे तो वो अपने साइज के हिसाब से उस लाइट का एक पार्ट रिफ्लेक्ट करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देंगे। दैट कॉजेज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which is known as scattering। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्कैटरिंग क्या होती है, एंड वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट इट हैज नथिंग टू डू विद डिस्पर्शन। इससे कोई लेना देना है क्या? आप देखो इसका, मैंने क्या कहा था शुरू में कि यहां पर तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। यहां पर रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होता है और यहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। आई रिपीट, यहां सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो स्कैटरिंग की बात समझ में आ गई क्या आपको? अगर स्कैटरिंग की बात समझ में आ गई है तो हम इसके आगे बात कर सकते हैं कि स्कैटरिंग किस तरह से इम्पैक्ट डालती है हमारी डे टू डे लाइफ पे। हम क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं बाय स्कैटरिंग। इसमें हम क्या चीज़ें सीखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। हाँ, ये बात लिखना भी ज़रूरी है, हम कई बार ये बात तो लिखना ही भूल जाते हैं, सीधे ही बोले वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई बहुत सारे शेड्स में दिखता है, वो शाम को कुछ और होगा, सुबह कुछ और होगा, दिन में कुछ और होगा, रात में तो ब्लैक ही रहता है। रात को किसी ने ब्लू देखा है क्या स्काई? हाँ, रात को नहीं ब्लू होता वो। तो वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम?
या वाई स्काई appears dark to air passengers traveling at high altitudes। बहुत हाइट पे प्लेन उड़ रहा है, बैठे हुए लोगों को स्काई फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट क्यों दिख रहा है ब्लैक, या फ्रॉम स्पेस। अब स्पेस आप स्पेस क्राफ्ट ले लो, या इसको मान लो सरफेस ऑफ मून। मून सरफेस इन पोजीशन से स्काई अपीयर्स डार्क और ब्लैक। वहां क्यों नहीं ब्लू दिख रहा? सनलाइट तो वहां भी आ रही है। सनलाइट इज वाइट लाइट, है ना, वाइट लाइट तो वहां भी आ रही है, वहां क्यों नहीं दिख रहा? और क्या पढ़ेंगे? सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। या सन अपीयर्स वाइट एट नून। Why? The danger signals are made red in color। मजेदार बातें। और आपने मार्क किया होगा, नोट किया होगा कि सब में कलर का जिक्र है। कल मैं कह रहा था कि स्कैटरिंग की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात है, तो आप कभी भी कलर की बात नहीं करेंगे। हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स और स्कैटरिंग के एग्जांपल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, जबकि कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। स्कैटरिंग में हमेशा कलर का जिक्र होगा और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कलर का जिक्र हो ही नहीं सकता। वहाँ पे अपरेंट पोजीशंस होती हैं। हाँ, या तो इमेज की पोजीशन ऑन द रेटिना चेंज हो रही होगी जल्दी जल्दी, या हम कहते हैं कि हमें इमेज की एक्चुअल पोजीशन के बजाय अपरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है। सिर्फ इसी तरह की बातें होती है वहाँ। तो यहाँ पे सारी बातें कलर की होंगी, क्योंकि हमारी आइज़ में जब कोई सेलेक्टेड कलर एंटर करता है तो जिस ऑब्जेक्ट से वो कलर ऑफ लाइट आ रही है वो हमें ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखने लगता है। विज़न से रिलेटेड ये कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। क्या कि योर आई वॉचेज अ पर्टिकुलर कलर बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर wavelength entering your eye representing that color from the object, so you see the object in that color only। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको ब्लू कलर का दिख रहा है तो वो ब्लू कलर की वेवलेंथ आपकी आइज में एंटर कर रही है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। दैट ऑब्जेक्ट इज द सोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपको वो ऑब्जेक्ट उस कलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर कलर आपकी आइज में भेज रहा है। तो ये जो बात है कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, इस पर थोड़ा सा गौर करो। कल जो बात की थी उसी के बारे में सोचो कि हमारा एटमॉस्फेयर
और स्काई बेसिकली एक्चुअली है क्या? कुछ भी नहीं है, बट द सनलाइट विच इज white light is entering into atmosphere. So at high altitudes, what particles, as soon as it will enter the atmosphere, सबसे पहले उसको tiniest particles of oxygen and nitrogen gases मिलेंगे. वो small particles क्या कर रहे हैं? वो shades of blue को ही scatter कर रहे हैं. ये बात हमने थोड़ी देर पहले की थी. The diffused reflection of only blue light is done by the fine particles of atmosphere, that is nitrogen and oxygen gases present in very high altitudes. तो वहाँ से मतलब ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दे विल नॉट स्कैटर द अदर कलर्स, दे विल स्कैटर द शेड्स ऑफ ब्लू, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू. दीज ऑल आर शेड्स ऑफ ब्लू. तो an observer which is watching the sky in the daytime will get only the wavelengths of violet, indigo and blue because of their scattering by the small particles of atmosphere. हमारी आइज में वो पहुंच जाती हैं और हमको स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है. सिंपल बात है बिल्कुल. डे टाइम में स्काई हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन अगर हम रात को देखते हैं स्काई को, तो रात को हमको बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देते हैं. हमको मून भी दिख सकता है, हमको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, हमको कुछ प्लैनेट्स भी दिखते हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड में एक ब्लैक बैकग्राउंड है. स्काई जो है वो बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल डार्क दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग के लिए अभी वाइट लाइट अवेलेबल नहीं है जो सन से आती थी. जो स्टार्स से लाइट आ रही है, स्टार्स आर द पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, वो ट्विंकल हो रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, या फिर प्लैनेट से जो आ रही है, जो रिफ्रैक्ट तो हो रही है लेकिन एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलीफाई कर रही है. ट्विंकल नहीं हो रहे प्लैनेट्स, लेकिन उन सब से जो लाइट आ रही है वो हमारी आइज तक एज इट इज पहुंच जा रही है. हवा में उसको मतलब वाइट लाइट इतनी रात के टाइम पे तो दिख नहीं रही हमको, इतनी वाइट लाइट है नहीं जो कि डे टाइम में होती थी. तो स्कैटरिंग इज़ नॉट इम्पैक्टफुल. अब आप थोड़ा सा और हाई एल्टीट्यूड से और भी ऊपर चले जाओ स्पेस क्राफ्ट पे, हाँ, या हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैवल करने वाले, क्लाउड्स के ऊपर ट्रैवल करने वाले एरोप्लेन में पैसेंजर बैठा है, उसको अबव द हराइजन डार्क दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है, उसको सनलाइट आ रही है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसको डार्क कलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पर वेरी लिटिल स्कैटरिंग इज़ देयर. वहाँ पे स्कैटरिंग का उतना इम्पैक्ट नहीं होता एट हाई एल्टीट्यूड, पार्टिकल्स आर लेस. जो स्पेस में चला जाता है वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है. स्पेस क्राफ्ट से अगर कोई देख रहा है तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है. मून की सरफेस से आप अगर स्काई को देख रहे हो तो आपको स्काई ब्लैक दिखाई देगा. मून पर ब्लू स्काई नहीं है. हाँ, आप कहते हो हमको तो ब्लू स्काई में ही कभी कभी मून दिख जाता है, सुबह सुबह देखते हैं हम या शाम को देखते हैं तो, लेकिन मून पे जा कर के हमको स्काई ब्लू नहीं दिखता, डार्क दिखता है. रीज़न, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर. एंड इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो स्कैटरिंग होगी क्या? जब पार्टिकल नहीं है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा क्या? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ब्लू लाइट कैसे पहुंचेगी हमारी आइज में? ब्लू कलर कैसे दिखेगा स्काई का? हाँ, तो ये सारी बातें हमको क्लियर हो गई जो हमने यहाँ लिखी थी कि स्काई अपीयर्स ब्लू वाइल स्काई अपीयर्स डार्क to air passengers traveling at high altitude, or from space or spacecraft or moon, the moon surface the sky appears black. ये सब बातें आपको क्लियर होगी. Absence of scattering. Sun appears red at the time of sunrise or sunset. Very important question. देखो, अब समझो ये हमारी अर्थ है. अर्थ सरफेस पर एक बंदा खड़ा हुआ है. हाँ, ये
होराइजन है, ये एटमॉस्फेयर है। सनराइज हो गया, द पर्सन इज वॉचिंग सन। अब आप कह लो कि सन एक्चुअल सनराइज हुआ कि नहीं हुआ, वो अब पुरानी बात हो गई, अब उसको छोड़ दो। अभी हम कलर की बात कर रहे हैं। सिंपल बात ये सोचनी है कि द रेज ऑफ लाइट जो यहाँ से सन से जो वाइट लाइट एंटर करेगी, स्मॉल पार्टिकल्स उनमें से जो ब्लू के शेड्स हैं उनको स्कैटर कर देंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कर देंगे। हमने क्या कहा था कि वाइट लाइट में से अगर कुछ लाइट निकाल दें, कुछ कलर्स निकाल दें, तो भी बची हुई लाइट तो आगे जाती जाएगी। हाँ, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि होराइजन से जस्ट अबव द होराइजन कोई सोर्स ऑफ लाइट है अगर, तो वहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसको कंपेरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जब सन हमारे ओवरहेड हो। इफ सन इज हेयर, सन यहाँ पे, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो कम रास्ता ट्रैवल करेगी, जो यहाँ से आएगी वो ज़्यादा रास्ता ट्रैवल करेगी। तो ज़्यादा रास्ता होगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, बैक टू बैक पार्टिकल्स जो हैं, छोटे पार्टिकल्स, वो स्कैटरिंग करते चले जाएंगे और अल्टीमेटली उसकी आइज तक केवल रेड कलर पहुंचता है, बाकी सारी स्मॉलर वेवलेंथ्स बिलो रेड वो सब स्कैटर हो जाती है। सो ओनली द वेवलेंथ ऑफ रेड which is not scattered by these small particles reach the eyes of the observer, and he sees the object, that is sun, as red at the time of sunrise or sunset. सनसेट में उधर ऐसा ही होगा। लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है वाइट लाइट को जो सन से आ रही है, तो उसके कंपोनेंट्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, एक एक करके, हाँ, फिर और ऊपर गए ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वो सब स्कैटर हो गए, स्कैटर हो गए, बिखर गए। स्कैटर हो गए मतलब बिखर गए, स्प्रेड हो गए, इधर उधर चले गए, उस लाइट में से निकल गए। लाइट जो पहुंची उनमें वाइट में से 6 कलर निकल गए, केवल रेड पहुंचा तो रेड दिख रहा है। बोलो आती कि नहीं बात समझ में? सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो। लेकिन साथ में एक और क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ नून व्हाई द सन अपीयर्स वाइट। किसी ने देखा है क्या इसको वाइट? हाँ, हमने येलो सन, आप किसी बच्चे को बोलो कि सन का पिक्चर बनाओ, हाँ, तो वो हमेशा येलो बनाता है या रेड बनाता है। वाइट सन बनाया क्या किसी ने? या ग्रीन सन बनाया क्या किसी ने? जब सन थोड़ा सा और ऊपर आता है, थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता है, तो आपको ऑरेंज और रेड कलर भी पहुंचने लगते हैं आपकी आइज तक, स्कैटरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड दिस, जैसे सन का पोजीशन थोड़ा और ऊपर होगा तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ आते आते तो बिल्कुल कम हो जाएगा, सबसे कम यहीं पर है, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा और कम हो जाएगा सनराइज के टाइम के कंपैरिजन में। तो ऑरेंज येलो भी पहुँचने लगते, तो ऑरेंज येलो तक तो दिखता है, सुबह 9-10 बजे तक आप जब सन को देखते हो आपको ऑरेंज येलो दिखता है। उसके बाद नून, उसके बाद कोई देखता भी नहीं है सन को, कौन देखे, आंख बंद हो जाती है एकदम, है ना, अच्छा थोड़ी लगता उसको देख के। तो अगर आप उसको थ्रू एन एक्सरे फिल्म देखो तो आपको दिख सकता है, अदरवाइज यू डोंट वॉच इट। डायरेक्ट कौन देखता है सन को? तो ये जब यहाँ होता है तब इसमें से जो लाइट आ रही होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, तो हमारी आइज़ में ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स पहुंच जाते हैं सन, इस वाइट लाइट के सब कलर्स हमारी आइज़ में इस हाइट पर, इस पोजीशन पर जब सन होता है तब पहुंच जाते हैं, इसलिए हमको सन वाइट दिखाई देता है। हाँ, यहाँ पे हमें सन वाइट दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया कि सन अपीयर्स वाइट एट नून, सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट।
बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं मिला तो कॉल कर देना मेरे को इमीडिएटली कि बात ही समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप, मैं समझा दूंगा, यही समझाऊंगा, कुछ अलग बात नहीं बोलूँगा। हाँ, दिमाग में बिठा के रखो कि स्कैटरिंग इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट या ऑफ लाइट by fine particles, tiny particles, very small particles of atmosphere। ये बात बस दिमाग में रखो तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेंजर सिग्नल्स को रेड क्यों बनाते हैं? हाँ, डेंजर सिग्नल्स क्यों होते हैं? जैसे समझो कि एक है रोड, हाँ, उस रोड पे आ रही है एक कार, उस कार में बैठा है एक ड्राइवर, हाँ, और यहाँ पे है एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें वो कार वाला गिर सकता है। उसको बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दिया एक डेंजर सिग्नल, हाँ, तो उसको रेड बनाने से क्या फ़ायदा? नॉर्मल वेदर में तो कोई भी कलर का सिग्नल आप बनाओ दिख जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब बहुत फॉग हो, जब बहुत सारे पार्टिकल्स हों हवा में, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तो हमेशा होगी, दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो रेड कलर इन ऑल द केसेस लीस्ट स्कैटर होगा, इसलिए लार्जेस्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा। अगर आप यहाँ पर ब्लू कलर का सिग्नल बना देते हैं, तो पॉसिबिलिटी थी कि पार्टिकल्स उसको यहीं पे स्कैटर कर देते कि नहीं कर देते? तो वो हो सकता है यहीं तक पहुँचता। जब कार यहाँ आ जाती तब उसको दिखता गड्ढा है, पुचुक घुस जाता वो गड्ढे में है ना। तो इसलिए हम रेड कलर का, हम उस वेवलेंथ का कलर चूज करते हैं लाइट का कंपोनेंट, वो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि हायर द वेवलेंथ लीस्ट वुड बी द स्कैटरिंग, लीस्ट वुड बी द बेंडिंग एंड द लाइट विल रीच द लार्जेस्ट डिस्टेंस। बोलो बात आई कि नहीं समझ में? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, कल की क्लास में हम एक बार हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे एसोसिएटेड कुछ और फिनोमेना मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपकी बुक में नहीं है, और फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि अगर आपका थ्योरी पेपर होता तब तो वो 5 मार्क में भी आ सकता था, लेकिन अब तो क्योंकि वो बात नहीं रही, स्टिल हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह से देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो शो करता है कि वाई सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। वो एक्सपेरिमेंट करके और ये देखेंगे कि किस तरह से सन का कलर रेड दिखाई देता है। ठीक है, स्कैटरिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो, बुक पूरी अच्छे से पढ़ लो। दिस चैप्टर इज़ अबाउट टू फिनिश, कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो। लाइट के कंसेप्ट्स जैसे आपके स्ट्रॉन्ग रहे, ह्यूमन आई में भी आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे। आपको बिल्कुल क्लियरली पता हो कि स्कैटरिंग में और डिस्पर्शन में और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें भी आपस में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यू विल गेट 100% मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक, आई एम श्योर। ठीक है, तो कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच।